हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आ रहे हैं आपके कमर्शियल एप्लीकेशन सब्जेक्ट में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, राइट, व्हाट इज दिस। ये तो एक आपने एक इमेज लाया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉलीवुड मूवी का वन ऑफ द एक फेमस मूवी रहा है ओम शांति ओम, आपको याद होगा, जिसमें दैट वाज अ डेब्यू फिल्म ऑफ दीपिका पादुकोण, इफ आई बिलीव, आई थिंक शायद उसकी उसकी डेब्यू फिल्म थी, वो मूवी थी। उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, और वो डायलॉग था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, राइट। सो आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड मूवी और आज का चैप्टर से क्या कनेक्शन है। what is the connect between the movie of the dialogue of this movie and the chapter that we are going to do today। बच्चों, आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी डायलॉग के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी डायलॉग में आज का हमारा टॉपिक छिपा हुआ है, राइट। सो अगर आप इस डायलॉग को देखोगे तो बोलती है यहाँ पे दीपिका पादुकोण टू अर्जुन रामपाल दैट एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तुम क्या जानो रमेश बाबू। यहां पे मैंने वो नहीं लिखा कीमत। सो यहां पे अगर आप देखोगे मैंने कीमत वर्ड को हाईलाइट किया है। बेसिकली यहां पे द एक्ट्रेस इज ट्राइंग टू टेल, वो ये बोलना चाह रही कि आपको क्या पता कि ये एक चुटकी सिंदूर के लिए हम लोग क्या सैक्रिफाइस करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या कीमत चुकाते हैं। आपको इसके बारे पता नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए तो ये सिर्फ एक चुटकी भर सिंदूर है, जो हम जैसे औरत, हम लोग लेडीज लोग, हम लोग वाइफ लोग, हम लोग अपने मांग में लगाते हैं ये, राइट। तो दिस इज व्हाट बेसिकली उनका कहने का यही मतलब था कि आपको नहीं पता है कि ये एक चुटकी सिंदूर लगाने के लिए हम लोग इसका कीमत आपको नहीं पता है, क्योंकि एज अ वाइफ हम लोगों ने क्या क्या सैक्रिफाइस हम लोग करते हैं अपने परिवार के लिए, आपके लिए, राइट। सो ये बेसिकली यहाँ पे जो कीमत की बात की जा रही है बच्चों, यहाँ पे पैसा में बात नहीं की जा रही है कि आपको नहीं पता कि एक चुटकी सिंदूर का वैल्यू मार्केट में कितना है। शी इज नॉट ट्राइंग टू टेल अबाउट दैट। इट इज बेसिकली ये बोलना चाह रही है कि वो एक चुटकी सिंदूर के लिए उसने अपने जीवन में क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं और क्या क्या उनको करना पड़ता है, राइट। ऐसा हाउस वाइफ उनको कितने चीजों से गुजरना पड़ता है और क्या सैक्रिफाइसेस वो करते हैं। सो देयरफॉर बेसिकली आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, और आज का टॉपिक है इसी से रिलेटेड बच्चों। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट दीपिका पादुकोण इज ट्राइंग टू टेल अर्जुन रामपाल दैट यू डू नॉट नो दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस सिंदूर, बिकॉज यू डू नॉट नो दैट what we have sacrificed, हमको क्या क्या कीमत चुकाना पड़ा है, राइट, इसे हासिल करने के लिए, राइट। सो यहां पे बेसिकली बात की जा रही द sacrifices made, and that sacrifices made to acquire something is nothing but it is called cost, and this is the topic of our session today। आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों, कॉस्ट। जब हम लोग कॉस्ट बात करते हैं तो बहुत लोगों को ये लगता है किसी चीज का प्राइस इज द कॉस्ट, किसी चीज की जो वैल्यू होती है, उसकी कीमत, उसकी जो प्राइस, उसकी जो लेबल पे जो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखा होता है वो कॉस्ट होता है। बच्चों एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हम आपका कंसेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे कि कॉस्ट किसी वस्तु की कीमत नहीं है, बल्कि कॉस्ट वो कीमत है जो हम एक वस्तु को या एक सर्विसेज को अक्वायर करने के लिए देते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड। एवरी प्रोडक्ट एंड अ सर्विस हैज अ प्राइस। हर प्रोडक्ट और सर्विस का एक प्राइस होता है। सो से फॉर एग्जाम्पल एक एक्स कमोडिटी है, एक प्रोडक्ट है, और उसका प्राइस है ₹500, करेक्ट। now this is the price बच्चों। but if you have bought this x commodity at 450 rupees, so therefore the cost of this x commodity for you is 450 and not 500। I will repeat it once again। देखिए उसका प्राइस 500 है। से फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में बच्चों यहाँ पे एक फोन है, इसका MRP 30,000 रुपीज है। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस 30,000 है, बट मैंने इसे अक्वायर किया
मैंने इसे जब खरीदा तो मुझे डिस्काउंट मिला और मैंने इसे 28,000 रुपीज में मिला, राइट। सो देखिए, समझने की कोशिश करिए, 30,000 का एमआरपी है, राइट, लेकिन मुझे मिला है 28,000 में। सो व्हाट इज द सैक्रिफाइस दैट आई हैव मेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सैक्रिफाइस दैट आई हैव मेड। मैंने कितनी की कुर्बानी दी, मेरे को क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा, मेरे को 28,000 रुपीज सैक्रिफाइस करना पड़ा टू एक्वायर दिस मोबाइल फोन। सो देयरफॉर मैंने जो सैक्रिफाइस किया किसी प्रोडक्ट को अपने पास लाने के लिए या किसी सर्विसेज को अवेल करने के लिए, बच्चों वो सैक्रिफाइस को, उस सैक्रिफाइस को हम लोग कॉस्ट के नाम से जानेंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? उस सैक्रिफाइस को हम लोग कॉस्ट के नाम से जानेंगे। सो देयरफॉर बच्चों, इस मोबाइल फोन का एमआरपी, इसके डब्बे पे इसका प्राइस या इसका शोरूम में इसका प्राइस लिखा हो सकता है 30,000, बट मैंने कितनी की सैक्रिफाइस की इसे अपने तक लाने के लिए। सो मेरे को 28,000 रुपीज सैक्रिफाइस करना पड़ा इसे अपने तक लाने के लिए, और हेंस मैंने जो सैक्रिफाइस किया है बच्चों वो मेरे लिए कॉस्ट है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द कॉस्ट, राइट। So it is the money that we have paid to acquire something, right? Or it is the money that we have to pay in future. अभी पे नहीं किए बट फ्यूचर में पे करना पड़ेगा आपको। सो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपको मेरे से क्लासेस लेनी है तो आपको साल का 9,600 रुपीज मुझे कोर्स फीस देना है। सो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर यू टू स्टडी कॉमर्शियल एप्लीकेशन फ्रॉम जॉर्ज एकेडमी एट जॉर्ज एकेडमी, राइट? व्हाट इज द कॉस्ट? आपके लिए जॉर्ज एकेडमी में कमर्शियल एप्लीकेशन पढ़ने का कॉस्ट कितना है? सो आपके लिए पढ़ने के लिए, कमर्शियल एप्लीकेशन पढ़ने के लिए कॉस्ट है साल का 9,600। लेकिन अगर मैंने आपसे 9,000 रुपीज लिया और 600 रुपया मैंने आपको छोड़ दिया, सो देन देयरफॉर आपका कॉस्ट 9,000 ही होता है, 9,600 नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली आपने कितनी रुपया पे किया, आपके पॉकेट से कितना निकला, इट्स 9,000। एंड इट्स नॉट ओनली द मनी बच्चों, सिर्फ पैसा ही आप लोग सैक्रिफाइस नहीं करते। आप जो इंटरनेट से जो ऑनलाइन क्लासेस, हमारे जो लाइव क्लासेस, जॉर्ज एकेडमी की जो लाइव क्लासेस आप जो देखते हैं, उस लाइव क्लासेस को देखने के लिए आप जो आपका जो डेटा कंजम्पशन होता है, ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं एट द प्रेजेंट बच्चों, अगर डिफरेंट वेरियस चैनल्स में, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं या हमारे जॉर्ज एकेडमी ऐप में देख रहे हैं, तो बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए जो आपका डेटा कंजम्पशन हो रहा है, जो आप डेटा खर्चा कर रहे हैं, वो भी मेरे से ये कमर्शियल एप्लीकेशन पढ़ने के लिए आपका कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपने क्या क्या दिया? आपने 9,600 रुपया साल के दिए, राइट? आपने डेटा कंजम्पशन, आपका आपने डेटा रिचार्ज करवाया, वो भी तो किस लिए था? इस क्लास को लेने के लिए था। सो अल्टीमेटली आपने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है मेरे से ये क्लास लेने के लिए, मेरा ये सर्विसेज आप लेने के लिए, वो सब आपके लिए कॉस्ट बन जाता है फॉर स्टडिंग कमर्शियल एप्लीकेशन। That is the cost of studying commercial application. Even the time that you devote, that is also you're sacrificing to study the commercial application, ना बच्चों? That is also sacrificing. अभी जो आप टाइम देख रहे हो तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट सो ये सारी चीजें, बट टाइम को हम लोग पैसा में नहीं मेजर कर रहे हैं, राइट? बट फीस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। सो देयरफॉर अल्टीमेटली आपको मेरे से पढ़ने के लिए 9,600 रुपीज देना पड़ा, दैट इज अ कॉस्ट। सो आपके अगर आप बुक में लिखिएगा तो वहां पर लिखा हुआ आपके बुक में, इट इज सैक्रिफाइस मेड टू एक्वायर समथिंग। किसी भी तरह का सैक्रिफाइस जो हम लोग पे करते, हम लोग जो चुकाते हैं किसी को एक्वायर करने के लिए, किसी प्रोडक्ट और या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए बच्चों, सो दैट सैक्रिफाइसेस वी कॉल इट कॉस्ट। अब समझ में आया बच्चों? ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये बस समझ में आया कि दैट सिंदूर को पाने के लिए ना, एक वुमेन उस सिंदूर को पाने के लिए, उस सिंदूर को अपने मांग में रखने के लिए, शी हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग, दैट शी हैज टू सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग, राइट? सो that is a cost. That is what Deepika Padukone was trying to tell Arjun Rampal in Om Shanti Om. आप लोग में से कई सारे छोटे होंगे, आप लोग उस समय में जब ये मूवी रिलीज हुई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, आप कभी चाहे तो देख सकते हैं बच्चों। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू स्टार्ट। सो आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल मीनिंग रखा मैंने। इट इज अ प्राइस पेड फॉर, आई डिडंट से द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, I didn't say price of
प्रोडक्ट और सर्विस, मैंने तो ये नहीं कहा कि किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस की जो प्राइस है वो उसकी कॉस्ट है। अगर आप डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे तो यहां लिखा हुआ इट इज अ प्राइस पेड। आप जो प्राइस पे करते हैं, तो जो आपने पे किया वही आपने सैक्रिफाइस किया मेरे बच्चों। आपने जो पे किया है वही आपने सैक्रिफाइस किया है, राइट। सो इट इज द प्राइस दैट इज पेड टू अक्वायर समथिंग। किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अक्वायर करने के लिए आप जो कीमत चुकाते हैं उसी को हम लोग कॉस्ट कहते हैं। सो सैक्रिफाइस मेड टू एक्वायर समथिंग, दिस इज कॉस्ट। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मतलब जब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जब किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विसेज का बच्चों हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या क्या एलिमेंट्स लेते हैं। एलिमेंट्स मतलब उस कॉस्ट को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो उस कॉस्ट को बनाने में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या मिलाकर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला जाता है। सो अगर मैंने कहा आपसे कि ये जो मेरे हाथ में एक पेन है, जो राइटिंग टैबलेट का पेन है, इस पेन का अगर मैं कॉस्टिंग करूं, तो इस पेन का कॉस्ट निकालने के लिए आप किन किन चीजों को लोगे, किन किन कंपोनेंट्स को लेकर के आप ऐड करके इसका कॉस्ट निकालोगे, वही एलिमेंट्स है। उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और कुछ नहीं बल्कि इट्स अ पार्ट, इट इज अ कंपोनेंट, राइट, ऑफ द कॉस्ट। जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का सर्विस का कॉस्ट निकालते हैं, आज से फॉर एग्जांपल अगर ये हाथ में मोबाइल फोन का जब ये कॉस्ट इसका कैलकुलेट किया गया होगा, कंपनी ने इसकी कैलकुलेट की होगी कॉस्ट, राइट, कि कंपनी के लिए क्या इसका कॉस्टिंग आ रहा है, कंपनी इसको कितना में बना रहा है। सो ऑब्वियसली इसमें कई सारे चीज को, फैक्टर्स को लिया गया होगा जिसे इंक्लूड करके इसका कॉस्ट निकाला जाता है। उसी को हम लोग बच्चों एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इससे पहले कि हम आपको डायरेक्टली बताएं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके सामने में मैंने एक वुडन चेयर रखा है। दिस इज एक वुडन चेयर, करेक्ट, ये एक वुडन चेयर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस वुडन चेयर का आप कॉस्ट निकालो, तो आप इसका कॉस्ट कैसे निकालोगे, राइट, कैसे इसको आप इसके कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि भैया ये किस चीज का बना है, ये वुड का बना है या टिम्बर, जो भी आप बोल लो। सो पहले आप इसकी कॉस्ट लोगे, राइट, इसका कितना रुपया भाई, कितना रुपया इसका। अगर मैं आपसे कहूंगा कि इसका कॉस्टिंग, तो आपसे पूछोगे अच्छा ठीक है इसका कॉस्टिंग करना, तो आप मेरे को ये बताना कि इस चेयर को बनाने में कितनी की लकड़ियां लगी। नेक्स्ट, अच्छा लकड़ी के अलावा और क्या क्या लगा, फेविकॉल लगा, काठी लगे, नेल्स, अच्छा उसका कीमत थोड़ा बता दीजिएगा। तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा सर ये बताइएगा कि सर इसको बनाने के लिए जो लेबर, जो मजदूर ने कितना पैसा लिया, तो मैंने आपको बता दिया, अच्छा मजदूर ने इतना पैसा लिया। सो आप क्या कर, देखिए आप ये वुड चेयर को बनाने के लिए, राइट, आपने किस किस चीजों का इस्तेमाल किया है, वो चीज को हासिल करने के लिए आपने तो कुछ प्राइस पे किया होगा। आपको तो लकड़ियां फ्री में नहीं मिली होगी, आपको तो फेविकॉल और नेल फ्री में नहीं मिला है। आपके लिए जो लेबर आके इस लकड़ी को, इस चेयर को बनाया, जो कारपेंटर ने इस चेयर को बनाया, उसने तो आपके लिए फ्री में काम नहीं किया। सो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा है, आपको कीमत चुकानी पड़ी है इस चेयर को बनाने के लिए। सो किन किन फील्ड में क्या क्या चीज से ये चेयर बना है, राइट, अगर मैं उनको क्या क्या सैक्रिफाइसेस हमने किया है इस चेयर को बनाने के लिए, वो सारे सैक्रिफाइसेस का अगर वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, तो बेसिकली बच्चों इस चेयर का कीमत पता चल जाएगा। तो जैसे वुड लगा है, लकड़ियां, उसकी कीमत, फेविकॉल, नेल्स और भी जो कुछ मटेरियल्स लगे होंगे उसकी कीमत, प्लस लेबर, इससे छोड़ करके इस चेयर को बनाने के लिए और कुछ भी नहीं खर्चा हुआ। तो जब हम लोग इसको जोड़ देंगे बच्चों सारे, तो ये बन जाते हैं कॉस्ट। मतलब ये जो वुड, ये फेविकॉल, ये लेबर, यही क्या है हमारे लिए बच्चों, यही है एलिमेंट्स, यही हमारे एलिमेंट्स। मतलब मैंने किन किन चीजों को मिल करके, मिला करके इस वुडन चेयर का
कॉस्ट निकाला। किन किन चीजों को मिलाकर बच्चों मैंने इस चेयर का कॉस्ट निकाला है, वही 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 यस वही आपका एलिमेंट्स, उसी को हम लोग एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। सो देयरफॉर बच्चों, अगर मैं इसको सेग्रीगेट करना चाहूं, इसको क्लासिफाई करना चाहूं, तो आप किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर निकालोगे, जैसे मैंने यहां पे चेयर को लिया, तो इस चेयर का कॉस्ट निकालने के लिए आपने सबसे पहले क्या लिया बच्चों, मटेरियल। क्लियर, इस किस चीज का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, सो कितना मटेरियल लगा। फिर आपने क्या लिया बच्चों, लेबर। इसको बनाने के लिए जो मजदूरी मुझे देना पड़ा, जो कारपेंटर ने आकर के ये चेयर बनाया और उसके लिए जो मैंने उसे दिया, उसे भी मैंने क्या किया बच्चों, ऐड किया। सो मटेरियल प्लस लेबर। और मटेरियल और लेबर के अलावा भी हो सकता है कि मैं कुछ एक्सपेंसेस किया हूं, तो उस एक्सपेंसेस को भी मैं ऐड कर दूंगा। सो देयरफॉर अगर आप देखोगे बच्चों, सो जब हम एक प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का जब हम कॉस्टिंग करते हैं बच्चों, तो उसका 3 एलिमेंट्स होता है। एक मटेरियल, दूसरा लेबर, और तीसरा मटेरियल और लेबर को छोड़कर अगर कुछ और एक्सपेंसेस हुए हैं तो उसे भी ले लिया जाता है, तब जाकर के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलता है। सो आप किसी भी चीज को लो, अगर इस फोन का कॉस्टिंग होगा तो इस फोन का मटेरियल में कितना खर्चा हुआ, इसका लेबर, और मटेरियल और लेबर को छोड़कर अगर और कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं। अगर मैं कहूं कि इस पेन का कॉस्टिंग किया जाए, तो आप क्या लोगे, इस पेन का मटेरियल में कितना खर्चा हुआ, लेबर जो मजदूरी देनी पड़ी मुझे इस पेन को बनाने के लिए, और मटेरियल और लेबर को छोड़कर और भी अगर कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं तो उसको भी ऐड कर दिया जाता है। तब जाकर के बच्चों एक किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट होता है। सो दैट इज बेसिकली दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सो अगर आप ये चेयर को देखो, आप अपने घर में जितने भी सामान अगर आप जो देख रहे हो बच्चों, एक टीवी, सोफा, जस्ट अपने अभी अपने, चलो जल्दी जल्दी से अपने घर के सारे सामान देखो। आप लोग जहां पर भी बैठे हो, जिस बेंच में बैठे हो, उस बेंच को देखो, और उस बेंच का अगर मैं बोलूंगा आपको किसका कॉस्ट निकालो। जिस सोफा सेट में बैठे हो, अगर मैं आपको कह दिया कि सोफा सेट का कॉस्ट निकालो। जिस बेड पे लेट करके अब ये वीडियो देख रहे हो, अगर मैंने कहा कि इस बेड का कॉस्ट निकालो, तो आप उसका कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो उसका कॉस्ट निकालने के लिए आप पहले उसका मटेरियल लोगे कि भैया इसको बनाने के लिए जो मटेरियल लगा है उसका। आप जिस घर में रहते हो बच्चों, जिस घर में रहते हो, मैंने कहा कि इस घर का कॉस्ट क्या है, तो ऑब्वियसली बच्चों पहले मटेरियल, राइट, मटेरियल का कॉस्ट लोगे, फिर लेबर की कॉस्ट लोगे, और मटेरियल और लेबर को छोड़कर अगर कुछ और अगर एक्सपेंसेस आपने किया है, सो देयरफॉर आप उसको भी लोगे। So therefore there are 3 elements of cost, that is material, labor, and apart from material and labor there may be other expenses also. अब आप सोचते होंगे सर ये इसका कुछ एग्जांपल दे देते तो अच्छा होता। जरूर देंगे, डोंट वरी बच्चों, यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट आपसे मिस नहीं होने वाला, डोंट वरी। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं इस एक्सपेंसेस का। से फॉर एग्जांपल बच्चों, आप एक घर बना रहे हैं, ठीक है, आप एक घर बना रहे हैं बच्चों। इस घर बनाने के लिए आपने एक इंजीनियर को हायर किया है, राइट, और वो इंजीनियर ने इस घर का एक प्लान बनाया। विदाउट ये प्लान, नक्शा जिसको बोलते हैं, विदाउट ये प्लान बच्चों ये घर नहीं बन पाता। विदाउट ये प्लान ये घर नहीं बन पाता बच्चों, राइट। सो देयरफॉर इंजीनियर ने ये प्लान बनाया और उसके लिए आपसे 5,000 रुपये लिए। सो देयरफॉर इस घर बनाने के लिए जब इस आप घर का कॉस्टिंग करोगे, तो पूरा कॉस्टिंग करने के लिए बच्चों आप इस घर के मटेरियल, इस घर किस चीज से बना, ईटा है, बालू है, सीमेंट है, रॉड्स है, राइट, उससे बनी है। प्लस इसको बनाने के लिए जो लेबर कॉस्ट लगा बच्चों उसका, और प्लस ये इंजीनियर को जो आपने 5,000 रुपये दिया, राइट। सो ये इंजीनियर ने आपका घर नहीं बनाया, वो लेबर नहीं है आपका, उसने घर नहीं बनाया, उसने घर बनाने में मजदूरी नहीं की, उसने घर का नक्शा बनाया। सो घर का जो नक्शा बनाने का जो खर्चा था वो मटेरियल और लेबर को छोड़ करके बच्चों एक अलग से एक्सपेंसेस था, राइट। सो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, होंगे, आपको आगे भी एग्जाम्पल मिलेगा, राइट, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस हम लोग बोल सकते हैं। मटेरियल और लेबर को छोड़ करके अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल में तो खर्चा होता ही है, लेबर के तो खर्चे हैं ही, बट मटेरियल और लेबर को छोड़ करके भी अदर एक्सपेंसेस भी है बच्चों। क्लियर है। सो व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट समझ में आया कि जब आप एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो उसका कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या क्या कंपोनेंट्स ले रहे हो, कॉस्ट किस चीज से बना है, क्या क्या आप पार्ट्स है, किन किन पार्ट्स को जोड़ करके आप एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहे हो,
राइट। सो देखिए यहाँ पे आप है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस मिल गया। अब बच्चों यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन हो रहा है। मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, लेबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। तो चलिए बच्चों एक एक करके हम लोग पहले समझते हैं। राइट, सबसे पहले हम आपको बताएंगे डायरेक्ट मटेरियल। अब देखिए बच्चों, ये वुड, ये चेयर जो मैंने आपको एग्जांपल लिया, ये चेयर किस चीज का बना हुआ है बच्चों? ये चेयर लकड़ी का बना हुआ है। राइट। सो जिस चीज का ये चेयर बना हुआ है, जिस चीज से ये चेयर बना है, वो किस चीज से बना है? वो लकड़ी से बना है। सो ये लकड़ी डायरेक्टली यूज हुआ इस चेयर को बनाने के लिए। सो जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो आप प्रोडक्ट को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप प्रोडक्ट को देख करके आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये चेयर किस चीज का बना हुआ है। राइट। आप चेयर को देख करके तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये लकड़ी का बना हुआ है। सो इन दैट केस बच्चों, ये जो वुड है इसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट मटेरियल और कुछ नहीं है, जो फाइनल प्रोडक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट बनता है। जब फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है तो उस प्रोडक्ट का वो पार्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि जब प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ तो लकड़ी आपको दिख नहीं रही, ये लकड़ियां दिख रही है, पूरा का पूरा ये चीज क्या है बच्चों? ये वुड है, ये आपको दिख रहा है और आप देख करके बोल रहे हो कि भैया ये तो लकड़ी का चेयर है। करेक्ट, ये लकड़ी की वुडन चेयर है। मैं बोलता ना वुडन चेयर है ये, मतलब ये वुड का बना, ये डायरेक्ट मटेरियल है। बट इस चेयर को बनाने के लिए सिर्फ लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। इस चेयर को बनाने के लिए हमने लकड़ी और मेरे को नेल्स और मेरे को फेविकॉल भी लगा। करेक्ट, मैंने आपको कहा था। सो देखिए आप समझिए, फेविकॉल और नेल्स ये भी मटेरियल्स है, लेकिन क्या आप कहेंगे कि ये चेयर जो है ये फेविकॉल का बना हुआ है? नहीं बच्चों, चेयर बना हुआ है लकड़ी का, लेकिन उस लकड़ी को जोड़ने के लिए आपको नेल्स की जरूरत पड़ी, कांठी लगी और आपको फेविकॉल लगा। बट जब आप बैठते हो तो क्या आप कांठी के ऊपर में बैठते हो? क्या आप फेविकॉल के ऊपर में बैठते हो? क्या इस चेयर में आपको फेविकॉल दिख रहा है? क्या आपको कांठियां एकदम नजर आ रही है? नहीं। क्या आप इस कांठी के ऊपर में बैठ रहे हो? नहीं, आप इस वुडन प्लैंक के ऊपर में बैठ रहे हो। राइट। ये चेयर बना है लकड़ियां का, लकड़ी का बना है, लेकिन उस लकड़ी को जोड़ने के लिए आपको और भी मटेरियल लगे होंगे। फेविकॉल एंड नेल्स लगा, आपको कांठी लगा। सो फेविकॉल और नेल्स भी मटेरियल है, लेकिन वो प्रोडक्ट का एक हिस्सा नहीं बनता है। जिस तरह से लकड़ी प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बनता है, प्रोडक्ट देख कर क्या बोलते हैं कि लकड़ी का प्रोडक्ट चेयर है। आप ये नहीं बोलते फेविकॉल का चेयर है, आप ये नहीं बोलते ये कांठी का चेयर है, आप बोलते हैं फेविकॉल, आप बोलते हैं लकड़ी का चेयर है। इट्स अ वुडन चेयर। सो वुड becomes the part of the final product. The nails and the fevicol does not become the part of the final product, and hence you cannot call it as a direct material. Although it is a material which is required to make a chair, but it is indirectly used and not directly. Directly wood use होता है because wood का ये चेयर बना हुआ है, nails और फेविकॉल का नहीं। क्लियर बच्चों, समझ में आया आपको डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या हुआ? अब आ जाओ लेबर। उसी तरह से लेबर भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। बच्चों आप देख रहे हैं ये कारपेंटर है, राइट। सो जिसने चेयर आपका बनाया, राइट, आपका चेयर इसने बनाया कारपेंटर, लेकिन ये जब आया था तो ये अपने साथ एक हेल्पर को लेकर के आया था बच्चों। करेक्ट, समझिए, ये सारा काम कर रहा है, ये सारा काम कर रहा है, चेयर बना रहा है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ बच्चों इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये अपने हाथों से कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने हाथों से कुछ नहीं बना रहा है, वो सिर्फ इसको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ये सामान मांग रहा है, उसको सामान दे रहा है। ये बोल रहा है जाओ फेविकॉल लेकर के, वो जाके फेविकॉल लेकर आया। ये बोल रहा है जाओ वो लकड़ी लेकर के, ये जा करके वो लकड़ी लेकर आ रहा है। ये बोल रहा है, ये कारपेंटर उसको बोल रहा है कि जाओ कांठी लेकर के आओ, तो ये जा करके कांठियां लेकर के आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो ये अपने हाथों से ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व तो है, लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बच्चों, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो बंदा है बच्चों,
ये जो आप देख रहे हैं इसके हाथों में औजार है, इसके हाथों में इक्विपमेंट्स है, यही वो आदमी है जिसने अपने हाथों से चेयर को बनाया है। इसने ये प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस में जो दूसरे वाला जो हेल्पर उसको जो हेल्प करने आया है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है बच्चों। इसलिए हम लोग लेबर को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, लेबर को भी हम लोग दो तरह में बांट सकते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट लेबर। जो मजदूर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो मेरा डायरेक्ट लेबर है। और जो लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट में है, जो वो काम कर रहे हैं, वो लोग भी कंपनी का लेबर है, बट वो लोग प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के साथ जुड़े हुए, वो लोग ऑफिस में कामकाज देख रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट बना जो रहा है फैक्ट्री में, जो प्लांट में फैक्ट्री में जो मजदूर डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, उनके नहीं रहने से बच्चों आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट लेबर। जिस तरह से एक रेस्टोरेंट में आप देखोगे दो तरीका का लेबर काम करता है, एक जो शेफ जो किचन में खाना पका रहा है, और दूसरा जो वेटर वो खाना को सर्व कर रहा है। बच्चों इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको कोई नहीं दे पाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के बीच में। जो शेफ है वो डायरेक्ट लेबर होगा मेरे लिए, क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो मेरा प्रोडक्शन नहीं होगा, मेरे खाना नहीं पकेंगे। वेटर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरा ही स्टाफ है, लेकिन वो मेरा प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। वेटर खाना नहीं पकाता, वेटर तो खाना को सर्व करता है। शेफ जो खाना बना करके देते हैं उसे वेटर सर्व करता है। अगर वेटर नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्शन हो जाएगा, खाना पक जाएगा, सर्व नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन खाना तो पकेगा। सो डायरेक्ट लेबर वो है जो आपका प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका काम जो डायरेक्टली गुड्स को बनाने से जिसका रिलेशन होता है। सो वेटर जो वेटर है वो उस रेस्टोरेंट का एक इनडायरेक्ट लेबर है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में जो शेफ, जो कुक, जो बावर्ची जो काम कर रहा है, जो खाना पकाने के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बच्चों, वो आपका डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि वो आपके प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। क्लियर आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के बीच का डिफरेंस? उसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे और भी एग्जांपल दिया है, स्टोर कीपर इज एन इनडायरेक्ट लेबर। जो देखिए जो स्टोर कीपर, जो गोडाउन का स्टोर कीपर, वो सारा स्टॉक मेंटेन कर रहा है, वो सारा हिसाब रखता है कि स्टोर में क्या क्या सामान है। लेकिन देखिए ये है डायरेक्ट लेबर, आप देख सक रहे हैं ये फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये डायरेक्टली काम कर रहा है, ये प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है बच्चों, ये प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, राइट? लेकिन ये प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। ये रॉ मटेरियल जो भी आप स्टोर रूम बोल लीजिए, वो स्टोर रूम का ये स्टोर कीपर है, इसका काम है सारा स्टॉक को मेंटेन करना, ये देखना है कि सारे स्टॉक प्रॉपरली है कि नहीं, अरेंज्ड है कि नहीं, राइट? सो देयरफॉर देखिए यहां पर भी आपको डिफरेंस मैंने और दिया है। स्टोर कीपर एक इनडायरेक्ट लेबर है, लेकिन ये आप लेबर अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ। इमेज को देखने की कोशिश करो बच्चों, इमेज को दिमाग में छापो, अपने माइंड में इस इमेज को बैठा लो, ताकि आपको कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के बीच में डिफरेंस निकालना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस बच्चों, एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपको बता देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बिल्डिंग बन रहा था, राइट? एक बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने एक क्रेन हायर किया। ये वो क्रेन है जो सारे मटेरियल को उठा करके एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करता है। और उस क्रेन को बच्चों वो क्रेन मुझे फ्री में तो नहीं मिला, मुझे उसके लिए चार्जेस देने पड़े हैं, और मुझे उसके लिए चार्जेस देने पड़े। जो चार्जेस मेरे को जो मैंने क्रेन के लिए दिया है, वो किस लिए दिया? वो इसलिए दिया, वो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दिया, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स था बच्चों, वो मटेरियल्स को वो शिफ्टिंग का काम कर रहा था ये क्रेन। सो देयरफॉर ये अदर एक्सपेंसेस में आ जाता है। लेकिन ये अदर एक्सपेंसेस में भी बताइए ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो बच्चों ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि जब आप कल को घर बनाने का कॉस्टिंग करोगे कि मेरे लिए घर का कॉस्ट कितना हुआ,
तो आप ये क्रेन चार्जेस को भी इंक्लूड करोगे। आपने जो क्रेन मंगवाया था अपने घर को बनाने के लिए, राइट, उस क्रेन का जो चार्जेस है बच्चों, उस क्रेन का चार्जेस को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, उस क्रेन के चार्जेस को भी इंक्लूड किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट। समझ आ रहा है? इस फोन को बनाने के लिए बच्चों, इस फोन को बनाने के लिए लेबर और मटेरियल के अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। से फॉर एग्जांपल जिस जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने या जिस डिजाइनर ने इस फोन का डिजाइनिंग किया, राइट, वो डिजाइनिंग का खर्चा, राइट, उसको जो दिया गया है वो इस फोन का कॉस्ट में ऐड होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो डिजाइनिंग नहीं करता तो ये फोन नहीं बनता, करेक्ट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब इस फोन को बेचना है, तो इस फोन को बेचने के लिए, राइट, इसको ट्रांसपोर्टेशन करवाया गया या इसको लिए सेल्समैन हायर किया गया। सो वो सेल्समैन का जो खर्चा है वो प्रोडक्ट बनने के बाद आ रहा है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आ जाता है। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्ट के कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त उसे इंक्लूड किया जाएगा, राइट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्ट के कॉस्ट इंक्लूड कर प्रोडक्ट के कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? So that is what we call the direct and indirect expenses. So जिस तरह से मटेरियल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसी तरह एक्सपेंसेस भी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, कंपनी इस वन प्लस फोन की एडवर्टाइजमेंट करवा रही है, वो एडवर्टाइजमेंट भी एक्सपेंस है, लेकिन उसका इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और वो क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो गुड्स को बनाने का खर्चा नहीं बल्कि गुड्स को बेचने का खर्चा है बच्चों, वो गुड्स को बेचने का खर्चा है। लेकिन जिस बंदे ने इस फोन का डिजाइनिंग किया था, इसका डिजाइन बनाया था कि फोन किस तरह से दिखेगा बनेगा, उसको जो पेमेंट किया गया होगा वो खर्चा बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ना वो डिजाइन करता और ना ही ये फोन बनता, इसलिए उसका डिजाइनिंग कॉस्ट बच्चों हमें एक बार उसे पे करना पड़ा और वो इस फोन के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जिस घर को बनाने के लिए मैंने एक इंजीनियर हायर किया था, वो इंजीनियर ने जो प्लान बनाया, वो प्लान अगर नहीं बनता बच्चों तो घर नहीं बनता। सो वो प्लानिंग का जो खर्चा था वो मेरा घर का कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? अब आपको हम बता दें कि इसी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट खर्चा, जितने भी बच्चों इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, चाहे वो मटेरियल के रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है बच्चों? ओवरहेड्स बोलते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बच्चों इसको? ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स तीन जगह में किए जाते हैं या तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मतलब ये वो खर्चे हैं जो फैक्ट्री में हो रहे हैं, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहे हैं और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहे हैं, और ये सब प्रोडक्ट के कॉस्ट में डायरेक्टली ऐड नहीं होते हैं, ये सब इनडायरेक्ट है और इसी को हम लोग ओवरहेड्स कहते हैं। सो जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे जो होते हैं बच्चों, उसे मिलाकर हम लोग ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। एंड ओवरहेड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपके मशीन है, राइट है। अब आपके फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री में आपके फैक्ट्री का गेट कीपर होगा, फैक्ट्री का दरवान होगा। तो फैक्ट्री का जो दरवान है वो क्या प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं, बट फैक्ट्री का दरवान को, गेट कीपर को जो पेमेंट किया जा रहा है वो फैक्ट्री का खर्चा में आ जाता है और फैक्ट्री का ओवरहेड्स में आ जाता है, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, लेकिन ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। गेट कीपर इज द दरवान, ही इज द गेट कीपर और इज अ दरवान ऑफ द फैक्ट्री, राइट। फैक्ट्री में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन, बट इज दैट गेट कीपर और द दरवान इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन? Is he involved in the production process? No, he is not involved in the production process. So it is a indirect खर्चा for us, right? वो इनडायरेक्ट लेबर है हमारे लिए। सो देखिए, इनडायरेक्ट लेबर आपको फैक्ट्री में भी मिल रहा है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि फैक्ट्री में जितने लेबर काम कर रहे हैं सब प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। फैक्ट्री में कुछ लेबर्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए नहीं होते, और इनका जो खर्चा होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाता है।
और भी फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाते हैं, राइट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी खर्चे जो आपके ऑफिस से जुड़े हुए हैं, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ऑफिस का स्टाफ का खर्चा, मैनेजर का खर्चा, मैनेजर का पेमेंट, ऑफिस में जो स्टेशनरीज यूज होते हैं, ये सब सारे खर्चे ऑफिस के खर्चे के अंदर में आ जाते हैं और ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के अंदर में आ जाता है। उसी तरह प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा, जो एडवर्टाइजिंग खर्चा होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, सेल्समैन का सैलरी होता है या उसका कमीशन जो होता है, ये सारे खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर में आ जाते हैं। तो ये सब बच्चों, ये जितने भी खर्चे हैं, ये प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है, इनका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। या तो प्रोडक्शन के बाद इनका सारा काम होता है, प्रोडक्शन के बाद ये एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के बाद होता है, राइट। और या तो ये वो एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट ऑफ ओवरहेड्स। आई बिलीव कि आपको समझ में बच्चों अच्छी तरह से आया है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, कॉस्ट शीट। व्हाट इज कॉस्ट शीट? सो बच्चों, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो जब आप एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, राइट, और उसे जिस शीट में आप जो कैलकुलेशन करते हो, ऑब्वियसली आप तो कैलकुलेशन माइंड में नहीं करोगे, आप तो कोई एक शीट में कैलकुलेशन करोगे ना, एक पेज रहेगा बच्चों, और उस पेज में आप कैलकुलेशन करोगे। वहां पे आप उसका मटेरियल्स का खर्चा लिखोगे, वहां पे उसका लेबर का खर्चा लिखोगे, वहां पे आप उसके अदर एक्सपेंसेस लिखोगे। तो ये जो कॉस्ट शीट है, ये पूरा डिटेलिंग में हमको बताता है कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट। सो कॉस्ट शीट और कुछ नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है जो वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो वेरियस एलिमेंट्स, जो मटेरियल, लेबर या अदर एक्सपेंसेस जो भी उसका में खर्चे किए गए हैं, उसका पूरा आपको डिटेल, उसका पूरा ब्रेकअप बताएगा कि अच्छा मटेरियल में इतना खर्चा हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर में इतना खर्चा हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस में इतना खर्चा हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये पूरा डिटेलिंग जिस स्टेटमेंट में आपको मिलता है, उस स्टेटमेंट को हम लोग कॉस्ट शीट के नाम से जानते हैं, राइट। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मीन्स अ वर्क यूनिट, अ लोकेशन, अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ दिस for which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. Say for example बच्चों, मेरा एक जॉर्ज अकेडमी। नाउ अब समझिएगा ध्यान से, जॉर्ज अकेडमी में 4 क्लासरूम्स है, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, क्लासरूम 3, क्लासरूम 4। अब बच्चों देखो, जो क्लासरूम 1 है, यहाँ पे कॉमर्स क्लासेस चलते हैं, क्लासरूम 2 में साइंस क्लासेस चलते हैं, क्लासरूम 3 में आर्ट्स ग्रुप की क्लासेस चलते हैं, और क्लासरूम 4 में कंप्यूटर क्लासेस चलते हैं, राइट। अब ये क्लासरूम में सिर्फ कॉमर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ये क्लासरूम के पीछे में हमको, क्लासरूम 1 के पीछे में क्या खर्चा करना पड़ रहा है हमको, मतलब क्लासरूम 1 का इलेक्ट्रिसिटी बिल समझ में आ रहा है, इस रूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कॉमर्स डिपार्टमेंट के पीछे में कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना बिजली खर्चा हो रहा है, राइट। उसी तरह ये रूम, क्लासरूम 2 साइंस डिपार्टमेंट, इसका बिजली बिल अलग। अच्छा, इस रूम का बिजली बिल हमको पता चल जाएगा कि अच्छा साइंस डिपार्टमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल की, इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्चा हो रही है, कितनी यूज हो रहा है। सो ये क्या है, ये एक लोकेशन हो गया, ये लोकेशन हो गया। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी प्रॉपर पता रहे कंपनी को कि कौन सा डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, ताकि कल को अगर कंपनी को कॉस्ट कंट्रोल करना हो तो वो कंट्रोल कर पाए। बच्चों, अगर आपके घर में आपका मम्मी बोलती है कि महीना का खर्चा बहुत हो रहा है, खर्चों को कंट्रोल करना होगा, तो खर्च को कंट्रोल करने का पहले आपको यह जानना होगा कि आपके खर्चे कहां कहां हो रहे हैं, राइट। सो आपका मम्मी देखेगी, अच्छा ट्यूशन फीस इतना, गाड़ी का पेट्रोल के लिए इतना, फोन का रिचार्ज के लिए इतना दे रहे हैं। सो अब आपका मम्मी देखिए, देखो तुम फीस इतना ले रहा है, तुम पेट्रोल इतना ले रहा है, तुम रिचार्ज, फोन का रिचार्ज इतना करवा रहा है, राइट, पॉकेट मनी तुम इतना ले रहा है। सो अंडरस्टैंड व्हाट आर these are the different areas, लोकेशन तुम बोल लो, ये सब डिपार्टमेंट है जहां पे आपके मम्मी पैसा खर्चा कर रही है। अगर आपका मम्मी को ये नहीं पता रहेगा कि आपने फीस कितना पे किया, आपका पेट्रोल का खर्चा कितना है, रिचार्ज के खर्चे कितने, तो मम्मी घर के खर्चों को नियंत्रण कैसे करेंगे।
मम्मी घर के खर्चों को कंट्रोल कैसे करेगी? सो आपके मम्मी को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि फूडिंग में कितना खर्चा हुआ, क्लोथिंग में कितना खर्चा हुआ, एजुकेशन में कितना खर्चा हो रहा है घर में, राइट, एंटरटेनमेंट में घर में कितना खर्चा हो रहा है, शॉपिंग में घर में कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग। सो जब ये हर एरिया वाइज मम्मी को पता रहेगा कि अच्छा इसमें इतने कॉस्टिंग हो रहे, इसमें इतने खर्चा हो रहे, तो मम्मी को घर के कॉस्ट को, खर्चों को कंट्रोल करने में सुविधा होगा। तब मम्मी बोल सकती है कि अच्छा देखो हम लोग एंटरटेनमेंट में महीना का 5,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, दैट आई थिंक दैट इज अ बिट टू हाई, लेट्स डू वन थिंग, इसको 4,000 रुपये तक लेकर आते हैं। फोन का रिचार्ज महीना का 3,000 रुपया हो रहा है, हमको लगता है कि बहुत ज्यादा ही तुम लोग ऑनलाइन रह रहे हो, नेटफ्लिक्स हटाओ, अमेजोन हटाओ, चलो इसको 4,000 है, इसको अब 3,000 तक या 2,500 तक लेकर के आओ ना। दैट कैन ओनली बी पॉसिबल बच्चों जब आपके मम्मी को पता रहेगा कि कौन कौन से एरियाज में कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तब जा करके उसको कंट्रोल किया जाता है। उसी तरह अगर कंपनी चाहती है कि कंपनी अपने कॉस्ट को कंट्रोल करे, अगर हम चाहते हैं कि हम जॉर्ज एकेडमी की कॉस्ट को कंट्रोल करें, तो हमको पता होना चाहिए कि जॉर्ज एकेडमी का कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, साइंस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, वहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, वहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट में हमने कितना खर्चा किया, रेंट में हमने कितना दिया, बिजली बिल हम लोग कितना पे कर रहे हैं। सो ये सारी चीज बच्चों क्या है, ये क्लासिफिकेशन होता है। सो जॉर्ज एकेडमी का क्लासरूम 1 जहां पे कॉमर्स पढ़ाया जाता है, जिसमें क्लास कॉमर्स की क्लास होती है, कॉमर्स इको अकाउंट्स की, कॉमर्स डिपार्टमेंट ये, तो ये जो मेरा क्लासरूम 1 है ना, ये मेरा लोकेशन हो गया। किस चीज का लोकेशन हो गया? ये मेरे कॉस्ट सेंटर हो गया। तो हम इस क्लासरूम से रिलेटेड हम कॉस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ओके कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना देना पड़ता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट का रेंट इतना हो जाता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए जो क्लीनिंग एक्सपेंसेस उसके लिए इतना हो जाता है। सो टोटल मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए इतना रुपया खर्चा कर रहा हूँ। सो इससे क्या हो जाता है कि मेरे को आइडिया रहता है, कंपनी को क्लैरिटी रहती है कि कंपनी कौन से एरिया में, कौन से डिपार्टमेंट में कितना खर्चा कर रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी कल को अगर कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहे तो वो कॉस्ट कंट्रोल कर सकता है। सो कॉस्ट सेंटर मींस वही बोल रहा है, या तो एक लोकेशन या तो एक पर्सन, इवन एक इंसान भी हो सकता है कि मैं एक इंसान के पीछे में कितना खर्चा कर रहा हूँ, मैं एक अपने स्टाफ के पीछे में कितना खर्चा कर रहा हूँ, एक स्टाफ को मैं सैलरी दे रहा हूँ, वो उसका मेरा कॉस्ट, उसको मैं ट्रैवलिंग का खर्चा दे रहा हूँ, सो उसको मैं महीने का 20,000 रुपया दे रहा हूँ, प्लस उसको 5,000 रुपये का मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रहा हूँ, प्लस उसको मैंने 10,000 रुपया का क्वार्टर दे करके रखा हुआ है और भाड़ा में एक फ्लैट लेकर के रखा हुआ है। सो हर महीना मैं इस इंप्लॉय के पीछे में 40,000 रुपया खर्चा कर रहा हूँ। तो एक इंसान, एक इंप्लॉय भी मेरा कॉस्ट सेंटर हो गया कि इसके पीछे में 40,000 रुपीज खर्चा हो रहा है। रेवेन्यू कितना आ रहा है वो हमको देखना है, वो बात की बात है, बट दैट इंप्लॉय बिकम्स अ कॉस्ट सेंटर। सो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस इंप्लॉय के पीछे में, ये पर्टिकुलर इंप्लॉय के पीछे में हम कितना रुपया एक्सपेंसेस इनकर या कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। सो इवन वन पर्सन, इवन वन इंप्लॉय कैन बी अ कॉस्ट सेंटर। क्लियर है बच्चों? जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया जॉर्ज एकेडमी। अब जॉर्ज एकेडमी का 2 ब्रांच है, ये दोनों ब्रांच ये मेरे लिए कॉस्ट सेंटर्स हो गए। इस ब्रांच के लिए मेरा कितना खर्चा हो रहा है, इस ब्रांच का मैं रेंट दे रहा हूं, इस ब्रांच का मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं, इस ब्रांच का लिए टीचर्स का सैलरी दे रहा हूं, तो ये मिलाकर के इस ब्रांच का कॉस्ट हो जाता है। सो दिस बिकम्स अ कॉस्ट सेंटर फॉर मी, कॉस्ट सेंटर नंबर 1। और उसी तरह इस ब्रांच ये बन जाता है मेरा कॉस्ट सेंटर नंबर 2। So George Academy having 2 branches and both the branches can act as a cost center, क्योंकि हर ब्रांच के पीछे में मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है, हर ब्रांचेस के पीछे में कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर, एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अब आ जाते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ विच कॉस्ट इज आइडेंटिफाइड। देखिए जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जब आप प्रोडक्शन करते हैं, जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप उस कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? क्लियर है? कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जिस बेसिस में उस कॉस्ट की कैलकुलेशन होती है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट की कैलकुलेशन होती है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेकरी है, अब देख सकते हैं यहाँ पे बंस बन करके तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये सब जो ट्रेज है ना बच्चों, ये एक एक बैच है, दिस आर द बैचेस, दिस आर द बैचेस। सो एक बैच में 3 4 4 8 4 12 4 16 4 20 24, सो 24 बंस बन के तैयार हो रहे एक बैच में। सो देखो जब कॉस्टिंग होता है ना बच्चों, तो ये एक बैच का कॉस्टिंग होता है कि ये एक बैच, ये एक ट्रे बंस बनाने में हमको कितना लगा। फॉर एग्जाम्पल हमको 2400 रुपया लगे, और एक बन बनाने में मेरे को 2400 रुपया लगा, और एक बार में मैं कितना बना रहा हूं? 24 बना रहा हूं।
समझ में आ रहा है? सो 24 बंस बन के तैयार हो रहा है, यानी कि पर बन का कॉस्टिंग कितना हो गया मेरा? 100 रुपीज। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर it may be defined as a unit of a product or a service or a time in relation to which cost may be ascertained. So अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? से फॉर एग्जांपल जब मैं कैलकुलेट करता हूं अपना कॉस्ट कि मेरे को जो मैं पढ़ाता हूं, मैं जो सर्विसेज देता हूं, उसके लिए भी तो कॉस्ट लगता है बच्चों, हाँ या ना? तो मैं जो सर्विसेज देता हूं मैं उसका कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करता हूं? पर बैच। अब एक बैच में मेरा 25 बच्चा बैठता है, राइट? एक बैच में हमको 1.5 घंटा पढ़ाना है। अब एक बच्चा बैठे चाहे बैच में 25 बच्चा बैठे, मेरे लिए खर्चा वही होता है। अगर मैं मेरे को फॉर एग्जांपल एक रूम 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए मेरा बिजली बिल 200 रुपया। सो एक बार एक क्लास में 1.5 घंटा का लेता हूं तो मुझे 200 रुपया का बिजली बिल देना पड़ता है, करेक्ट? समझ में आ रहा है? 1.5 घंटा का रूम रेंट, फॉर एग्जाम्पल रूम रेंट 500 रुपया मेरा रूम रेंट है, तो देयरफॉर मेरा 700 रुपया तो खर्चा होता ही है 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए। ये मेरा कॉस्टिंग हो गया। सो मैं कॉस्टिंग कैसे कर रहा हूं? पर क्लास। सो पर क्लास कंडक्ट करने के लिए मुझे 700 रुपया फिक्स्ड है। अगर एक बच्चा पढ़ेगा तो 700 रुपया तो मैं एक ही बच्चा से लूंगा। अगर 10 बच्चा बचे पढ़ेगा तो कल को 700 रुपया 10 बच्चे के बीच में डिवाइड हो जाएगा। अगर 25 बच्चा पढ़ेगा तो 700 रुपया 25 बच्चे के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा जो कॉस्ट कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो है मेरा पर क्लास। हम पर क्लास ले रहे हैं क्योंकि एक क्लास में 1.5 घंटा क्लास में एक बच्चा बैठे या 25 बच्चा बैठे, मेरा मेहनत उतना ही और मेरा खर्चा भी उतना ही है। सो मैं अपना कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं? पर बैच कैलकुलेट कर रहा हूं या पर क्लास कैलकुलेट कर रहा हूं। ये बेकरी में कैलकुलेशन कैसे हो रहा? पर ट्रे। एक ट्रे बनाने में कितना खर्चा हो रहा है? सो एक ट्रे में 24 पीस बन निकल रहा है और एक ट्रे बनाने में मेरे को 2400 रुपया खर्चा हो रहा है, तो 100 रुपीज करके मेरा पर बन का कॉस्ट आ गया। क्योंकि इतने सारे बंस निकल रहे तो मैं एक एक बन का कॉस्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं पर बैच कॉस्टिंग कर रहा हूं। एक बैच में 1000 बन के निकल रहा है। सो एक बार में 1000 बन करके अगर निकलता है, 1000 ब्रेड्स बन करके निकलते हैं, तो 1000 ब्रेड्स बनाने का खर्चा कितना हो गया? फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज। सो 1000 ब्रेड्स हम एक बार में बनाते हैं और 5000 खर्चा होता है, तो पर ब्रेड का कितना निकल गया? आपको आराम से निकल जाएगा, दैट इज 5 रुपीज करके। सो ये हो गया कॉस्ट यूनिट। क्योंकि आप जब अपना कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको तो मेजरमेंट करना पड़ेगा ना, तो कॉस्ट का जो मेजरमेंट होगा वो किस आधार पे होगा? पर पीस करोगे, पर बैच करोगे। जैसे मैं पर स्टूडेंट नहीं करता हूं, मैं पर क्लास करता हूं। कोई पर स्टूडेंट का करेगा, कोई पर बैच का कॉस्टिंग करेगा, सबका तरीका अलग हो सकता है। जब ईंट के भट्टी होते हैं ना, जहां से ईंट बन करके निकलते हैं, तो ईंटा का कॉस्टिंग पर ब्रिक्स का नहीं होता है, पर 1000 ब्रिक्स। एक बार में भट्टी में 1000 ईंटा जाता है, तो 1000 ईंटा एक बार जब भट्टी में जाते हैं, राइट, और एक बार में 1000 ईंटा बनाने का खर्चा कितना है? वो पर 1000 ब्रिक्स का कॉस्टिंग होता है। उसके बाद आप पर ब्रिक का कॉस्टिंग निकाल लीजिए। सो दिस इज हाउ द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। सो दैट इज व्हाट द कॉस्ट यूनिट इज नथिंग बट इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप जब कोई प्रोडक्ट का कॉस्टिंग करोगे तो उसे किस यूनिट में मेजर करोगे? पर 1000 ब्रिक्स, जैसे मैंने कहा है ना, पर क्लास करोगे, पर बैच कॉस्टिंग करोगे, दैट इज बेसिकली बच्चों व्हाट इज अ कॉस्ट यूनिट। सो बच्चों आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आज हम लोग और आगे नहीं बढ़ेंगे। इन सेशन 2 आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, and in the session 2 we are going to complete this chapter. I hope that you are liking this chapter, you are enjoying this topic, right? So we will meet again in the next session. Till then, take care and bye bye.